ओके, तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है रियल नंबर्स, जो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जो टेंथ क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, उसमें रियल नंबर्स में हमारा तीसरा लेक्चर है ये। तो अभी तक हमने देखा था कि रियल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और रियल नंबर्स कहाँ से आए। बेसिकली लोगों को पहले पता चला कि देखिए नंबर लाइन पे, जो कि हम जनरल एक लाइन लिखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स, जिसमें एक तरफ से नेगेटिव नंबर्स होते हैं -5 -4 ब्ला ब्ला ब्ला, और दूसरी तरफ से पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इस पे कुछ नंबर ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं यहाँ पे एक नंबर ऐसा है। पहले उनका ख्याल ऐसा था कि कोई भी नंबर इस नंबर लाइन पे उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और फिर मैंने पिछले 2 लेक्चरों में आपको दिखाया है कि कुछ नंबर ऐसे भी है जिनको p/q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। तो ऐसे नंबर्स को उन्होंने कहा कि ये जो जिनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता था उनको रैशनल बताया, और जिनको नहीं किया जा सकता उनको इर्रेशनल बताया, और रैशनल और इरेशनल मिला के फिर रियल नंबर्स बनाते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर मिला के उस सेट को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसे नंबर्स है, कुछ ऐसे मकदार है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनको आप किसी भी तरह p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते एग्जैक्टली। बाकी अप्रॉक्सीमेट तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी 2 नंबर्स के बीच में आप एक रियल नंबर और एक रैशनल नंबर भी ढूंढ सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर्स? क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो क्वांटिटीज़ है ये रियल है। बेसिकली √2 जो है, एक लाइन ऐसी हो सकती है जिसकी लेंथ √2 हो। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, क्योंकि पहले इनफैक्ट कॉमन सेंस भी आदमी को यही बताती है कि अगर कोई भी आपकी लेंथ है तो ये किसी और लेंथ का कोई रेशो हो। आप समझ रही हैं? तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी स्केल ले, फॉर एग्जांपल 1 मीटर 1 मीटर, राइट, और आप इस 1 मीटर स्केल से मेजर करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी लेंथ बता सकता हूँ जो आप 1 मीटर किसी भी स्केल से नहीं मेजर कर सकते। किसी भी 2 क्वांटिटीज़ जो आप 1 मीटर से ले सकते हैं उनका रेशो नहीं हो सकता। मैं इस पर थोड़ा एक्सपाउंड करूँगा, मैं भी आपको बताऊँगा क्या मतलब है इसका। मतलब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 मीटर की स्केल है, 1 मीटर का कोई फीता है जिससे आप 1 मीटर मेजर कर सकते हैं। आप बस 1 मीटर में ही मेजर कर सकते हैं, मतलब आप 1 2 3 4 5 6 10 15 20 दूसरी डायरेक्शन में भी -1 -2 माइनस वो मेजर कर सकते हैं। तो अब मैं आप बताएंगे कि यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे कि जितनी 88 मीटर्स बाई से 15 मीटर। रेशो कोई 2 क्वांटिटीज़ का जो आपने इससे मेजर कर सकते हैं, जो आपने इससे इस 1 मीटर की स्केल से मेजर कर सकते हो आप। लेकिन रियल नंबर्स का एग्जिस्टेंस ये प्रूव करता है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होंगी, कुछ ऐसी डिस्टेंसेस भी होंगी जिनको आप किसी भी तरह रेशो में नहीं लिख सकते। रेशो में उन डिस्टेंसेस की जो आप इससे मेजर कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल नंबर्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे नंबर लाइन पे। मैं आपको वो पॉइंट निकालना चालू दिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू ए रियल नंबर। पर्टिकुलरली हम रूट्स जो है प्राइम नंबर्स के उनको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वाज़े हमारी ये बात हो जाएगी उसी टाइम कि जो कि √2 है या √3 है वो एक रियल क्वांटिटी है जो लाइन पे लाई करती है। और हमने ऑलरेडी प्रूफ देखा है कि √2 और √3 को p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब उससे हमें ये पता चल जाएगा कि रियल लाइन पे कुछ ऐसे नंबर, कुछ ऐसे पॉइंट भी है जिनको कभी भी किसी रेशो के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन मेथड है वो है सिंपल कंस्ट्रक्शन मेथड 1। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, PGT, जिसमें बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की मदद से हम डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से यहीं पे दिखाता हूँ एक। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये मेरे पास नंबर लाइन है, ये 1 यूनिट है,
ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3। अब मैं क्या करूँगा, ये तो 1 यूनिट है मेरी। अगर मुझे कंस्ट्रक्शन ऑफ √2, मैं √2 बनाना चाहता हूँ, √2 नंबर लाइन पे मैं निकालना चाहता हूँ कि नंबर लाइन पे √2 कहाँ है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा साफ साफ दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर लाइन है। अभी तक मैंने आपको 3 लेक्चर्स में जो मैंने क्लेम किया है, उसका मतलब ये है कि इस नंबर लाइन पे कुछ ऐसे नंबरात भी है जिनको हम किसी भी रेशो में नहीं लिख सकते, किसी भी 2 नंबरों के रेशो में नहीं लिख सकते, किसी भी 2 इंटीजर्स के रेशो में नहीं लिख सकते। और बाकी फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो नंबर इस नंबर लाइन पे लाई करते हैं, और फिर हमने एक प्रूफ देखा कि √2 भी उन नंबरों में से एक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि √2 कहाँ पे है इस नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे √2 कहाँ पे है। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले यहाँ पे इसमें एक इनहेरेंट स्केल होगी, एक स्केल बनाऊंगा। ये 1 2 ऑब्वियसली, ये 0 3 4 एंड सो ऑन, ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट तो पहले ही से ड्रा किया गया है, तो मैं 1 पे एक यूनिट परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसकी लेंथ भी 1 है, ये मैं ड्रा कर सकता हूँ बिल्कुल। अब उसके बाद क्या है, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ। ये 1 इसका है, तो इन 2 पॉइंट्स को मैंने जब मिलाया 0 1, इसमें पॉइंट को ए नाम दे देता हूँ। तो 0 पॉइंट टू 1 पॉइंट, 1 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट मतलब 1 वाला पॉइंट, इसकी डिस्टेंस है 1 यूनिट लेंथ। और फिर परपेंडिकुलर एट 1, उसकी है 1 यूनिट। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें एक बार और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करें, 1 1, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारी आ जाती है √2, मतलब इसकी लेंथ √2 है, इस लाइन की लेंथ √2 है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक कंपास की वजह से मदद से, एक कंपास का एक एंड यहाँ पे रख के, पेंसिल एंड यहाँ पे रख के, इसको नहीं यहाँ पे प्रोजेक्ट करूँगा, और ये मेरी डिस्टेंस बन जाएगी, ये मेरी डिस्टेंस बन जाएगी √2। और ये एक ऐसा नंबर है इस नंबर लाइन पे जो कि रैशनल नहीं है, जिसको आप कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिमिलरली इसी तरह अगर मुझे √3 बनाना होगा, अब मेरे पास क्या है इस वक्त, मैं बस ये पार्ट यहाँ पे बनाऊँगा। ये पार्ट मेरे पास इस वक्त यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और ये √2 यूनिट्स है। मेरे पास √2 की लेंथ ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे अगर √3 बनानी होगी तो √3 में बनाने के लिए क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा यहाँ पे फिर से एक यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर जब मैं ड्रा करूँगा, और फिर मैं फाइनली उसकी ये हाइपोटेनस ज्वाइन करूँगा। तो अब आप इस ट्रायंगल को अगर एक बार देखें, ये जो इस तरह से बना हुआ है, ये √2 है, ये 1 है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये 2 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, सो h इज इक्वल टू √3। तो इसकी लेंथ √3 हो जाएगी। सिमिलरली कंपास से इसको नीचे प्रोजेक्ट कीजिए, तो ये आपकी लेंथ आ जाएगी 0 से लेके ये तक, ये आपकी √3 हो जाएगी। और ये भी एक रियल नंबर है, मतलब इरेशनल है, इसको भी कभी p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये है पहला मेथड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल। आप एक कंपास लीजिए और एक स्केल लीजिए और अपनी नोटबुक पे या फिर एक ग्राफ पेपर पे इसको बनाने की कोशिश कीजिए, और आप देखिए कि फिर उसके बाद जो आपको ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसको मेजर कीजिए एक स्केल से, और फिर आप एक कैलकुलेटर में √2 की वैल्यू निकालिए। आप देखना कि कितना काफ़ी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि p/q की फॉर्म में कभी लिखा नहीं जा सकता, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कभी रिपीट या एंड हो ही नहीं सकता। तो डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में हमने बात नहीं की, अगली बार में हम डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने जब आपको पहले ही बताया कि p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल 15.3789,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 3 7 8 9 बाई 1 0 0 0 0। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये रैशनल है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगली बार आपको डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। हालांकि हमें पहले वो करना चाहिए था, बट फिर भी मैंने आपको अभी तक जो लिखा है दिखाया है वो ससिंक्ट है, मतलब उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसको हम इंडिपेंडेंटली भी पढ़ सकते हैं, मतलब डेसिमल एक्सपेंशंस से क्या ताल्लुक़ है रियल नंबर्स और रैशनल इरेशनल नंबर्स में, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या फ़र्क रहता है। तो बेसिकली मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से √3 बनाते हैं, किस तरह से √2 बनाते हैं। एक और मेथड है जो डेकार्ट ने अपनी किताब में लिखा था, किसी भी रूट नंबर को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे √5 कंस्ट्रक्ट करना है एक नंबर लाइन पे, मुझे एक लेंथ चाहिए जिसकी मुझे एक लाइन चाहिए जिसकी लेंथ ये हो √5। आप देखिए, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी एक मेथड है। इसलिए मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन 2, जो कि काफ़ी थोड़ा इंजीनियस टाइप का है। आपको ये देख के बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इसको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से इसका प्रूफ है ये क्यों काम करता है और किस तरह से काम करता है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये डेकार्ट ने अपनी किताब में लिखा था, काफ़ी पुराना मेथड है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको √5 निकालना है, √5 एक लेंथ चाहिए आपको √5 की, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये आपका √2 हो गया, ये √3 हो गया, आप इसी तरह कंटिन्यू कीजिए, ये √4 हो जाएगा, उसके बाद √5 हो जाएगा, तो वो आपकी √5 की लेंथ आ जाएगी, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड आपका इस तरह से है कुछ। फॉर एग्जांपल मुझे √5 चाहिए, तो मैं एक 5 यूनिट्स, फॉर एग्जांपल मुझे अगर √n चाहिए होगा तो मैं एक n यूनिट्स की एक लाइन ड्रा करूँगा। तो ये हमारे पास 5 यूनिट्स की लाइन, करेक्ट। 5 यूनिट्स के बाद मैं इसके एक एंड पे एक यूनिट 1 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड करूँगा, तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा। ये 1 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये 1 क्यों ऐड किया है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले ये आप एल्गोरिथम, मतलब बेसिक मेथड देख लीजिए कैसे। तो जिसका हमें रूट चाहिए, पहले एक लाइन ड्रा कीजिए और उसके एंड पे एक यूनिट 1 यूनिट की एक लेंथ अपेंड कीजिए। उसके बाद सिंपल आपको कुछ करना नहीं है खास, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है या फिर एक पूरा भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं आप पे डिपेंड है, बस सेमी सर्कल से काम चल जाएगा बेसिकली। तो इस पूरी को एक डिस्टेंस लेके आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। मतलब सेमी सर्कल ड्रॉ करना तो आपने पहले ही सीखा होगा, यहाँ पे आर्क कट कीजिए, यहाँ पे आर्क कट कीजिए, व्हाटएवर। तो फिर ये आपका बाइसेक्ट हो जाएगा, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, और ये रेडियस होने के बाद जो भी है इसको आपको बाइसेक्ट करना है बेसिकली, 2 इक्वल पार्ट्स में बनाना है इसको, इसको और इसको। फिर ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस लेके आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये तो आपने पहले पुरानी क्लासों में पढ़ा होगा 9th 9th में, किस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। अगर आपके पास एक लाइन है और आपको ये डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले सेंटर निकालिए, मतलब इसको बाइसेक्ट कीजिए। मतलब बाइसेक्ट कैसे करते हैं? यहाँ से एक लाइन आर्क ड्रॉ की, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ की, फिर यहाँ से उनको काटा, यहाँ से उनको काटा, फिर इन दोनों को मिलाया, ये आपको सेंटर पॉइंट मिलता है आपका। ये सेंटर पॉइंट लेके आप देखना ये और ये बराबर होती है, तो मतलब ये आपकी रेडियस हो जाएगी, और ये रेडियस लेके आप इसको सीधे ड्रॉ कीजिए, तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद ये जो 1 यूनिट है यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर अपवर्ड ड्रा करेंगे ऐसे। अब जब हम सीधे अपवर्ड ड्रा करेंगे तो ये जो आपकी ये लेंथ आएगी ये होगी √5। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। आप इसको भी ट्राई करके देख लीजिए, और आप उस मेथड से भी करके देख लीजिए, और आप देख लीजिए फिर एक बार स्केल से मेजर करके देखेंगे आप, तो ये बराबर आपको पता चलेगा कि ये सेम आंसर देता है बेसिकली। तो ये 2 मेथड है कंस्ट्रक्शन की। मैं इसका प्रूफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका प्रूफ कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप,
आप इसको मान लीजिए कि ये हमारा सेमी सर्कल है और ये हमारा कोई डिस्टेंस था L। हमें रूट L निकालना है। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मेथड रूट L निकालने के लिए है। तो ये L है, ये रूट L हमें चाहिए, तो ये L हो गया। उसके बाद हमने 1 एक यूनिट लेंथ ले ली यहाँ पे, तो ये 1 है। तो मतलब कुल मिला के ये डायमीटर इसका होता है L+1। करेक्ट। अब मैंने उसके बाद फाइनली आपको क्या बताया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, तो ये आपकी रूट L हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रूट L कैसे है। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, सॉरी, तो ये आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये तो पहले ही आपने पुरानी क्लासों में सर्कल्स में पढ़ा होगा कि अगर आप एक सेमी सर्कल पे डायमीटर से लेके दूसरे डायमीटर पे लेके डायमीटर के दो एंड से कोई भी लाइन ड्रा करते हैं तो ये सारे एंगल 90 होते हैं। तो ये 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो अगर हम इसको मार्क करेंगे ABCD, तो उसके बाद सिमिलरिटी क्राइटेरियन अगर आपको पता होगा तो आपको देखेंगे कि ये बड़ा ट्रायंगल है और ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो जब ये आपके ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को h लूँगा, आपने सिमिलरिटी क्राइटेरियन मुझे लग रहा है कि आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। सिमिलरिटी क्राइटेरियन वो बाद में आएगा। खैर बेसिकली आप इसको याद रखिए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। बेसिकली ये रेप्लिका, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये हमारा टोटल 90 डिग्री है। तो मतलब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है। तो बेसिकली ये छोटा ट्रायंगल है, ये जो हमारा इस तरह का ट्रायंगल है, और दूसरा ये जो हमारा इस तरह का ट्रायंगल है, ये और ये सिमिलर है, दे आर सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की एक खास बात होती है कि उनके साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल में होते हैं। इसका मतलब ये मेरी L है, ये 1 है, और मैं इसको H नाम रखूँगा। तो कौन, अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल, मैंने क्या नाम रखा था यहाँ पे ABCD, तो कौन कौन सा, ये एंगल मेरा कहाँ पे है, ये मेरा एंगल यहाँ पे है, और ये एंगल मेरा यहीं पे है, B बीच में आएगा, और D C और A और D। ट्रायंगल DBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBD। ट्रायंगल DBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBD। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये प्रूफ इस वक्त किया, तो थोड़ा मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है हो गए, तो इसका मतलब इनके साइड्स भी प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब कौन कौन से साइड होंगे, मुझे कौन कौन से साइड चाहिए, मुझे चाहिए BC डिवाइड बाई DB, BC डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू, दूसरा मुझे कौन सा चाहिए, CB डिवाइड बाई DB इक्वल BD डिवाइड बाई BA। करेक्ट। तो ये तो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स में पता चल जाएगा। शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो ये आपको पता नहीं चल जाएगा। तो ये DB इधर हो जाएगा, तो ये BD 2 टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू BA। अब BC और BA की अगर आप लेंथ देखें तो एक की L है और एक की 1 है, तो ये L इंटू 1 हो जाएगा, तो मतलब L ही हो जाएगा, और BD आपका रूट L हो जाएगा। तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन, आप इसकी प्रूफ को भी इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जब आप सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो अभी की बस आप ये 2 कंस्ट्रक्शन मेथड्स है जो आप जिससे आप सिंपल इरेशनल नंबर्स यानी कि रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो
अगले लेक्चर में आपको थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताऊंगा कि उससे आपको ये पता चल जाएगा, उससे आपको कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल उससे आपको ये पता चल जाएगा कि 22/7 पाई की एक्चुअल वैल्यू क्यों नहीं है, और मतलब क्यों हम 22/7 लेते हैं पाई की वैल्यू, और दूसरी कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, या फिर कभी 3.14 कभी 2.22/7 क्यों लेते हैं हम पाई की वैल्यू। और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपने क्लासिकल सेंस में मैथ पढ़ा होगा तो जनरली टीचर ये बोलते हैं कि 22/7 पाई की वैल्यू है, लेकिन जब आप एडवांस मैथ पढ़ते हैं या फिर इनफैक्ट इसी पे हमें पता चल जाना चाहिए, इसी चैप्टर में लिखा हुआ है आगे कि पाई एक्चुअली एक इरेशनल नंबर है और उसको कभी भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, तो 22/7 पाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन 22/7 काफ़ी फेयर अप्रॉक्सीमेशन है पाई वैल्यू पाई का, तो इसलिए 22/7 लेते हैं, 3.1415 लेते हैं, 3.14 भी लेते हैं। तो आपने अभी तक काफ़ी ऐसे मेंसुरेशन में या फिर कहीं और देखा होगा। तो अगली बार मैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। ओके बाय।